आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास तक हमने ये देख लिया था कि वीक एसिड का अगर सोल्यूशन है तो उसका हम पीएच कैसे निकालते हैं। पोस्ट वार डायरेक्शन लॉ देखा था हमने, ये भी देखा था कि के और सी में अगर 10 टू द पावर 3 टाइम्स से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो वैसे केस में हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा जो एसिड है उसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, बशर्ते कि कंसनट्रेशन के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 1000 गुना से ज़्यादा हो। अगर एग्जैक्ट में बात करें तो 400 गुना से ज़्यादा हो। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसी वीक एसिड में अगर हम बाहर से कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें, चाहे वीक एसिड ऐड कर दें, तो पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो पहला हेडिंग हम ले रहे हैं कि पीएच कैलकुलेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी दो एसिड का मिक्सचर है, दोनों में से एक वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो हेडिंग दे लो, ये डेटा हमें दिया हुआ है। जो वीक एसिड है सपोज करो उसका कंसंट्रेशन जो है वो C दिया हुआ है, चाहे C1 दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka दिया हुआ है। वीक एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka दिया है और कंसंट्रेशन C1 दिया है। और जो वीक एसिड है उसे हम ले लेते हैं, उसका नाम Ha है। यहीं पे लिख देते हैं कि वीक एसिड जो है हमारा वो Ha है। Ha वीक एसिड हुआ और Hb ले लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka ले लो, कंसंट्रेशन C1 ले लो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा डिसोसिएशन का, तो इसका हम केवल कंसंट्रेशन ले रहे हैं C2 के बराबर। अब डिस्कशन करते हैं, तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। पहले हम किसको ब्रेक करेंगे, तो बताए थे कि पहले हम उसको ब्रेक करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को ब्रेक करो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, Hb है। तो Hb एक्वस को जब तुम वाटर में ऐड करोगे तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। किस में टूटेगा, H+ एक्वस और B- एक्वस में। जब ये पूरी तरह से टूट गया तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा। शुरू में C2 मोलर था और ये बन जाएगा C2, ये भी बन जाएगा C2। अब हम ब्रेक कर रहे हैं Ha को, Ha एक्वस। जब ये टूटेगा तो ये दे देगा H+ एक्वस और A- एक्वस। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये पार्शियली ब्रेक करेगा और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो कंसंट्रेशन कितना था, C1 के बराबर। C1 में से X तोड़ लो। अगर C1 में से X तोड़ोगे तो ये X आएगा और पहले से H+ C2 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, C2 + X। यहाँ भी हो जाएगा C2 + X, अपडेट कर देंगे और ये हो गया X। यहाँ से X टूटा तो ये भी X आया, ये भी X आया, लेकिन H+ पहले से C2 था, तो टोटल हो गया, नेट हो गया C2 + X। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka। अब आप अगर K का एक्सप्रेशन लिखोगे तो K बराबर आएगा X × C2 + X डिवाइडेड बाई C1 - X। तो हमारा इक्वेशन आ गया। फिर से बच्चों हम पिछले क्लास वाला दिमाग लगाएंगे कि अगर ये कंसंट्रेशन और K के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है तो X नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे कि ये तो पिछले क्लास में था, इसमें ऐसा क्यों होगा। तो थोड़ा सा सोचो इसमें ज़रा। मान लो तुम्हारे पास सोल्यूशन में केवल वीक एसिड रहता है, केवल वीक एसिड। सपोज करो केवल तुम्हारे पास Ha रहता है, तो Ha का डिसोसिएशन हुआ और डिसोसिएशन हुआ X आया, और सपोज करो C और K के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी X हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है। अगर उसी सॉल्यूशन में तुम Hb को ऐड करोगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Hb डिसोसिएट करके H+ देगा, और ये H+ जो है इस H+ के Hb के द्वारा प्रोड्यूस होने के कारण ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ये रिएक्शन जो है भाग जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी घटना को हम कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट में मान लो कि 2 इलेक्ट्रोलाइट है और अगर प्रोडक्ट में कोई कॉमन आयन है, अगर प्रोडक्ट में कोई कॉमन आयन है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन कम होता है उस समय की अपेक्षा जब वो अकेले मौजूद होता है। कहने का मतलब Ha अगर अकेला होगा तो उस समय इसका जो डिसोसिएशन होगा वो डिसोसिएशन कम होगा उस कंडीशन की अपेक्षा जिसमें Ha के साथ कोई दूसरा एसिड साथ में मौजूद है जो कि सेम आयन दे रहा है। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से इसका एक्सप्लेनेशन आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े होंगे कि अगर हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड भागता है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा तो डिसोसिएशन घटेगा। आपने अगर Hb को ऐड किया तो H+ को ऐड किया, H+ को ऐड किया तो H+ बढ़ गया, और H+ बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड भागा तो Ha उतना नहीं टूटेगा, कम टूटेगा। तो जब अकेला था Ha और उस समय इसका डिसोसिएशन सपोज करो नेग्लेक्ट हो रहा था और उससे भी कम टूटा है इस केस में, तब तो और आराम से नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमारा डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार बोल देते हैं। Ha अगर अकेला होता और कंसंट्रेशन और Ka के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस होता तो हमारा डिसोसिएशन नेग्लेक्ट होता।
तो अगर उस केस में डिसोसिएशन नेग्लेक्ट हो रहा है तो इस केस में और आराम से नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि H+ के आने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड बहाएगा और इसका डिसोसिएशन पहले की तुलना में और कम हो जाएगा। तो अगर पहले हमारा x छोटा था तो इस केस में x और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से हम क्या लिखें, यहाँ से हम करेंगे केस लेंगे, यहाँ से केस 1। ठीक है, इफ अगर x हमारा नेग्लिजिबल है, ठीक है, x कब नेग्लिजिबल होगा, हम बता दिए तुम लोग को पहले ही कि C1 और K के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इफ x इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर x हमारा बहुत छोटा है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, K बराबर x टाइम्स C2 प्लस x डिवाइडेड बाई C1, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू C1, है ना, C1 के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। सपोज करो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कंसंट्रेशन C2 था वो भी C1 के कंपेरेबल है, यानी C1 और C2 कंपेरेबल है, एक दूसरे के ही रेंज में है। तो अगर C1 के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट किए, तुम C1 की तुलना में x को खत्म कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो C2 के कंपैरिजन में भी x नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब, जब C1 C2 दोनों का दोनों x से बहुत बड़ा होगा तब। C1 बहुत बड़ा होगा कब, जब C1 और K के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस हो लगभग में। जब C1 और K के बीच में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो C1 की तुलना में हम x को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। C2 की तुलना में x को तब हम नेग्लेक्ट करेंगे जब C1 और C2 एक दूसरे से कंपेरेबल हो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इफ C2 एंड C1 आर कंपेरेबल। अगर ये दोनों कंपेरेबल है, अगर ये दोनों कंपेरेबल है तो हम लिख सकते हैं C2 प्लस x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C2 और K बराबर आ जाएगा x इंटू C2 बाई C1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x निकल के चला आएगा। लेकिन अगर तुमको pH निकालना है तो pH हमारा कहाँ से आएगा, H+ है, और H+ कितना है, C2 प्लस x, C2 प्लस x, तो ये तो बराबर C2 ही हो गया। कहने का मतलब तुमको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में 1000 गुना का डिफरेंस है और C1 C2 कंपेरेबल है तो तुमको कुछ नहीं करना है, H+ जो है सीधे सीधे C2 के बराबर आएगा। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन था C2 वही हमारा H+ के बराबर हो जाएगा। वीक एसिड के द्वारा जो H+ आएगा वो इतना कम होगा कि हम चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब x हमारा नेग्लिजिबल होगा। अगर x नेग्लिजिबल नहीं है, केस 2, इफ x इज नॉट नेग्लिजिबल, अगर x नेग्लिजिबल नहीं है तब तुम्हारे पास बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और कोई चारा नहीं है। C2 प्लस x डिवाइडेड बाई C1 माइनस x, है ना। सॉल्व दी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x निकालोगे और जब x निकल के चला आएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर हो जाएगा C2 प्लस x, यहाँ से H+ आ जाएगा और H+ आ जाएगा तो pH आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो एक और चीज़ समझाते हैं इसमें। वीक एसिड जब था तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, K बराबर x² बाई C माइनस एक्स। अगर केवल HA होता, केवल नीचे वाला रहता तो C1 में से x टूटता तो ये x आता, ये x आता, है ना, ये C2 नहीं होता फिर तो तुम इक्वेशन लिखते x² बाई C1 माइनस एक्स। और ये x² कहाँ से आया, x² लिखा हुआ है x इंटू एक्स। इसमें एक x जो है वो H+ का कंसंट्रेशन है, दूसरा x जो है वो एसिड का कंजुगेट आयन है। ठीक है, और नीचे में बचा हुआ एसिड है। तो जब तुम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किए तो H+ और एक्स्ट्रा आ गया। H+ कितना आ गया, C2 आ गया। तो ऊपर में जो H+ है वो x आया है वीक से, तो इसमें C2 बस ऐड हो जाएगा। यही इक्वेशन आ रहा है। तो डायरेक्ट याद करने का तरीका है कि हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, K बराबर पहले क्या होता था पिछले क्लास में वीक एसिड के केस में, x² बाई C माइनस एक्स, x² बाई C माइनस एक्स। लेकिन यहाँ H+ का दो सोर्स आ गया तो हम लिखेंगे x इंटू C1 प्लस एक्स बाई C2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ C1 और C2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जिसको मर्जी उसको ऊपर बोल दो चाहे नीचे बोल दो। बस इतना याद रखना कि नीचे में जो कंसंट्रेशन आएगा वो वीक वाला आएगा और ऊपर में जो कंसंट्रेशन आएगा वो स्ट्रॉन्ग वाला आएगा। ठीक है, कहने का मतलब इक्वेशन क्या आया, K बराबर x इंटू स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंसंट्रेशन है प्लस x डिवाइडेड बाई वीक एसिड का जो कंसंट्रेशन है माइनस x। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो दे दिया कि HCl है हमारा और वो 0.2 मोलर है, और एक वीक एसिड दे दिया CH3COOH और ये दिया हुआ है 0.1 मोलर, और बोल रहा है कि इक्वेशन बताओ क्या आएगा। तो CH3COH का अगर K दिया है तो तुम K बराबर लिखोगे x, और ऊपर में कौन आता था, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl कितना 0.2, तो 0.2 H+ देगा HCl, CH3COH डिसोसिएट होके x देगा डिवाइडेड बाई, और ये बच जाएगा कितना 0.1 माइनस एक्स। तो देखो ये डायरेक्ट बहुत आराम से लिखना आ गया। तो थियरी जो है समझने के लिए होता है,
हम लोग जो सवाल करते हैं तो हम लोगों को थियरी से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इतना ज़्यादा विजुलाइज करना चाहिए चीज़ों को कि हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना सीख जाए। ठीक है, तो जिस समय तुम इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना सीख गए सवाल को देखते ही, उसी समय तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, न्यूमेरिकल आएगा अभी इस पर। ठीक है, आप लोग नोट करो यहाँ तक। देखो बच्चों सवाल देखते हैं, ये इसमें कह रहा है कैलकुलेट H+ का कंसंट्रेशन एंड CH_Cl2CO- का इन ए सोल्यूशन डेट इज 0.01 मोलर इन HCl। तो HCl कैसा एसिड हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। एंड 0.01 मोलर इन CHCl2COOH, और CHCl2COOH का आपको K दिया हुआ है। एक तो तरीका है कि तुम डिटेल में करो, लेकिन अगर तुम डिटेल में ही करोगे तो फिर हम लोग को उतना डेराइव करने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो हम लोग जैसे ही ये नोटिस किया, यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे तुमको केस पहचानना आ गया कि कौन सा हेडिंग है, सवाल को पहचानो कि ये कहाँ पे पढ़ा गया था और उसका जो मेन फार्मूला होता है उसको सीधे लिख दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर आ गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर में हमने इक्वेशन देखा है K = x × C1 + x डिवाइडेड बाई C2 - x। ध्यान देना फिर से, C1 C2 से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है, बस इतना याद रखना ऊपर का जो C1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन है, ऊपर में जो भी आएगा वो स्ट्रॉन्ग का, और नीचे में जो आएगा वो वीक एसिड का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो देखिए K का वैल्यू कितना है 2.55 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू x C1 स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन, तो HCl का कंसंट्रेशन है 0.01। ऊपर में हम लोग लिखेंगे 0.01 + x, और नीचे में वीक एसिड का कंसंट्रेशन भी उतना ही है 0.01 - x। तो एक बात बताओ, 0.01 यानी 10⁻⁻², और K का वैल्यू भी है 10⁻⁻², तो इन दोनों लगभग उसी रेंज में है। तो इन दोनों में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पे x को नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, और x को नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक, बस क्वाड्रेटिक बना के लिखते रहें, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2.55 × 10⁻⁻⁴ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, -x, और यहाँ देखो 0.01x यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 10⁻⁻² आएगा, और ये जब इधर गया तो ये भी माइनस साइन के साथ आया, माइनस के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.55, और ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा, ये जब लेफ्ट साइड में गुना होकर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻² × x। तो 10⁻² को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और ये ब्रैकेट में होगा 10⁻⁻x। दूसरा टर्म क्या है x², इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा -x² = 0। ठीक है, अगर माइनस को कॉमन कर लेते हो तो ये आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा यहाँ -2 होगा, और उसके बाद एक x आएगा 3.55 × 10⁻⁻² टाइम्स x, और ये हो जाएगा -2.55 × 10⁻⁻4 बराबर 0। ठीक है, तो ये आना चाहिए, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, है ना, होपफुली सही लिखे हो, और यहाँ से x निकाल लेना क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। ठीक है, जैसे ही x निकलेगा तो x क्या था, वीक एसिड जो डिसोसिएट करता था वो x था हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है H+, तो H+ तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी दिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कितना दिया है 0.01, और वीक एसिड x दिया है, तो जो यहाँ पे x निकलेगा उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हारा H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा। लेकिन हमसे इस एसिड के कंजुगेट का भी कंसंट्रेशन पूछ रहा है, यानी किसका पूछ रहा है CHCl2COO- का, तो ये कितना आएगा, तो वीक एसिड जितना टूटेगा उतना ही ये आएगा, और वीक एसिड कितना टूटा था, x टूटा था, तो ये x के ही बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक जनरेट करो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x लाओ, और जैसे ही x निकल गया x का वैल्यू दोनों जगह पुट कर दो तो तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कर लो इसको, वीडियो पॉज करके, है ना, हम लोग इसका अगला केस अभी पढ़ेंगे, नोट करो। अगला केस हमारा ये है, pH कैलकुलेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। पिछले केस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक वीक एसिड था, इस बार हम काम कर रहे हैं कि दोनों अगर वीक एसिड होगा तब क्या होगा। तो सपोज करो एक वीक एसिड हमारा HA है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 दिया है, कंसंट्रेशन C1 दिया है,
दूसरा वीक एसिड फिर से HB है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 है और कंसंट्रेशन C2 है। तोड़ा जाए, अगर HA को ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, तो C1 था पहले से, C1 में से X तोड़ लो तो X आएगा, तो X आएगा और ये भी X आएगा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। बिल्कुल इसी तरह से HB भी टूटेगा और HB अगर टूटेगा तो आ जाएगा H प्लस और B माइनस ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है AQ और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2। इक्विलिब्रियम पे C2 दिया हुआ था, इसका कंसंट्रेशन C2 में से अब Y तोड़ोगे, पहले वाले एसिड का डिसोसिएशन हमने X लिया है, दूसरे वाले का Y ले लिया। अगर Y लोगे तो ये भी Y आएगा, लेकिन पहले से X था तो ये बढ़कर हो जाएगा X प्लस Y और यहाँ भी हम अपडेट कर देंगे और ये Y हो गया, ठीक है। अब तुम चाहो तो Ka1 और Ka2 का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो Ka1 बराबर क्या आएगा, यहीं पे लिख देते हैं। Ka1 बराबर आएगा X प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1 माइनस एक्स और Ka2 बराबर क्या आएगा, तो Ka2 में भी X प्लस वाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे X प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2 माइनस वाई, ठीक है बच्चों। ये दोनों इक्वेशन आ गया। अगर मान लो फिर से Ka और C में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है, यहाँ भी 1000 गुना का ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर हम लिखें केस 1 ले रहे हैं यहाँ से, इफ़ X एंड Y आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब अगर वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कब होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन में 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस होगा। तो उस केस में तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Ka1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1 हो जाएगा। C1 माइनस एक्स में ये जो x है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। x प्लस वाई में दोनों ही छोटा है तो कोई किसी की तुलना में नेग्लेक्ट नहीं होगा और ये वाला x मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं होता है। तो C1 माइनस एक्स को हमने लिख दिया C1। उसी तरह से अगर Ka2 लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक काम करो अभी मत 1 2 करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो ऊपर वाले को करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स बराबर Ka1 C1 होगा। ये जो C1 है इसको Ka1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो LHS में आ जाएगा Ka1 C1, जिसको हम यहाँ लिखे हैं Ka1 C1 और बच जाएगा दूसरे साइड में x प्लस वाई इंटू एक्स। इसे हम लिख दिए इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू Ka2 इंटू C2, इक्वेशन नंबर 2। अपने पास दो इक्वेशन आया और हमें x और y अगर निकालना है तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे, ध्यान देना जो रिजल्ट आया उसको डायरेक्ट रटे रहना। जब भी दो वीक एसिड का केस आएगा तो सीधे फॉर्मूला लगाना। अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आएगा x बाई वाई बराबर Ka1 C1 डिवाइडेड बाई Ka2 C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। x और y का रेशियो आ गया। और क्या करें हम, 1 और 2 को जोड़ दो। अगर दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यानी एक और x प्लस वाई बचेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और पहले वाले में x बचा, दूसरे वाले में y बचा। RHS में आ जाएगा Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 और यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। इक्वेशन इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे कुछ भी। तो ये दो इक्वेशन याद रखोगे, जब भी दो वीक एसिड का केस आएगा तो दो इक्वेशन x बाई वाई बराबर Ka1 C1 बाई Ka2 C2 और x प्लस वाई बराबर अंडर रूट वही दो टर्म आएगा जो रेशियो में था, Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 आएगा। जहाँ x क्या है, तो जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है उसका टूटा हुआ अमाउंट है x जो डिसोसिएट किया, और जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 है उसका y जो है वो डिसोसिएटेड अमाउंट है इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने पे हमारा दोनों वीक एसिड टूटेगा। तो पहला वीक एसिड x टूटा था, दूसरा वीक एसिड y टूटा है, तो उसके हिसाब से हमारा ये दो इक्वेशन आ गया। दोनों एकदम याद किए रखना है ना। क्या क्या इक्वेशन आया बोल दो एक बार बिना देखे हुए। x बटा वाई बराबर Ka1 C1 बाई Ka2 C2 और दूसरा इक्वेशन आया x प्लस वाई बराबर अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, ठीक है।
नोट करो इसको, फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो जो फर्स्ट वन देखते हैं, कह रहा है कि SCN और HF का K दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10 एंड 6.7 × 10⁻⁴। तो बोल रहा है इसके मिक्सचर का pH क्या होगा। तो pH निकालने के लिए तुमको H+ का कंसंट्रेशन चाहिए, और H+ कितना आया था, अभी पीछे हमने जो डेरिवेशन किया तो H+ कितना आया था, पहला एसिड से X आया था, दूसरा एसिड से Y आया था, टोटल H+ हमारा आया था X + Y। तो अगर तुमको pH निकालना है तो तुमको H+ निकालना होगा, और H+ जो था वो X + Y के बराबर था। अगर X + Y निकल जाए तो अपना काम हो जाए। कहने का मतलब ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, क्योंकि X + Y का तो इक्वेशन हमें डायरेक्ट पता था। X + Y बराबर आया था √KA1C1 + KA2C2, ये आया था। अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो KA1 आ रहा है 4 × 10⁻⁻10 और कंसंट्रेशन है 0.1 प्लस 6.7 × 10⁻⁻4 × 0.1। तो देखो तो 0.1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁻5 होगा, ये हो जाएगा 10⁻11। ठीक है, ऐसे भी देख रहे हो कि 10 का पावर -4, 10 का पावर -10 में एक 10 लाख गुना का डिफरेंस है, 10⁻6 टाइम्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत बड़ा है, प्लस में अगर है तो हम 20 गुना के डिफरेंस पे देखेंगे। K और C अलग अलग जगह होता है, तो K और C में जब डिफरेंस देखते हैं तो 1000 गुना का देखते हैं, लेकिन दो टर्म में अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो हम सिंपली 20 टाइम्स देखते हैं। तो ये तो 10 लाख गुना बड़ा है, 10 लाख गुना बड़ा है, तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं, सॉरी 10 का पावर -4 जो है वो इसकी तुलना में 10 लाख गुना बड़ा है, तो हम इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √6.7 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, ये -4 और ये 10⁻⁻1, ये रिजल्ट आया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा बेवकूफ़ी करता है रूट निकालने का, तो यहाँ रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पॉइंट हटा के पहले इसको इवन नंबर में लाएं और उसके बाद रूट निकाल रहे हैं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको निकालना तो pH है ना। तो pH बराबर क्या आएगा, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, और अगर तुम इसका -log लोगे, -log √6.7 × 10⁻⁻5, तो ये जो रूट है वो तो आगे आ जाएगा, क्योंकि रूट जो है वो तो पावर में है, इसका मीनिंग हुआ पावर में हाफ है, तो हाफ को आगे ले लो, तो ये हो जाएगा -½ और अंदर में बचेगा log 6.7 × 10⁻⁻5। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ, माइनस को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा -log 6.7 और 10⁻⁻5 का -5 जब आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होकर इसको बना देगा 5, तो ये हो गया हाफ, है ना। 5 log 6.7, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.82 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करोगे 5 में से 0.82 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4.18 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 2.09। ठीक है, 2.08 आ गया आंसर हमारा अप्रॉक्स में। खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्या सीखे तुम इसमें। अगर तुमसे pH पूछेगा तो तुमको पूरा x और y निकालने की जरूरत नहीं है, x और y अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक इक्वेशन से काम हो जाएगा। दो वीक एसिड का अगर मिक्सचर है तो x + y बराबर √KA1C1 + KA2C2। खुद से भी ट्राई कर लो और नोट करो, देखेंगे उसके बाद अगला सवाल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नीचे वाला, ये वाला। तो यहाँ पे देखो H+ पूछ रहा है, ये दो एसिड दिया है, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड। एसिडिक एसिड के कंजुगेट का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, और बेंजोइक एसिड से जो कंजुगेट आएगा, जो आयन आएगा, उसका भी पूछ रहा है। एक ऐसे सोल्यूशन में जो 0.02 मोलर है एसिडिक का और 0.01 मोलर है बेंजोइक एसिड का, और दोनों का K दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आयन पूछ रहा है, तो हमको दोनों इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो x/y बराबर क्या लिखे थे, KA1C1 डिवाइडेड बाई KA2C2। अगर वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा KA1 यानी 1.8 × 10⁻⁻5 इंटू एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है 0.02 डिवाइडेड बाई 6.4 × 10⁻⁵ और बेंजोइक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है 0.01। ऊपर हमने एसिडिक को लिया, नीचे बेंजोइक को लिया, तुम उल्टा भी ले सकते थे। बस फर्क ये पड़ेगा कि अब एसिडिक एसिड का जो कंजुगेट है उसका कंसंट्रेशन x होगा, और जो बेंजोइक का कंजुगेट है उसका कंसंट्रेशन y होगा। ऊपर वाले एसिड का कंजुगेट ऊपर वाला वेरिएबल होता है x, और नीचे वाले एसिड का जो कंजुगेट है वो नीचे का वेरिएबल y होता है। अभी हमने देखा था। अब ये क्या आ जाएगा, 18 × 2 36 और नीचे में आ गया 64। ठीक है बच्चों, तो तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो तुम इसको जस का तस छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व भी कर लो। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 4 से कट गया। अगला इक्वेशन क्या था, x + y बराबर √KA1C1 + KA2C2। वैल्यू पुट कर रहे हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं।
Ka1 है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और इसमें मल्टीप्लाई हो गया 0.02 से, तो 0.02 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 में अगर 0.02 से चाहे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3.6। 1.8 में अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.6, लेकिन 2 के साथ अपॉन में 100 भी है, 2/100 है, चाहे 2 गुना 10⁻² है, तो 10⁻² को इसके साथ एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा 6.4 और 0.01, तो ये भी हो जाएगा -5 से -8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से निकाल लो और यहाँ से भी पॉइंट निकाल लो, तो ये डिवीज़न में 10 जाएगा। इस 10 को जब इसके साथ एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा 36 इंटू 10⁻, नीचे में 10 है तो ये -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁸ का रूट। बच्चों 64 में 36 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, तो कॉमन ले लो 10⁻⁸, 10⁻⁸ कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁸ का रूट, और 100 इंटू 10⁻⁸ यानी 10⁻⁶ का रूट, यानी आ गया 10⁻⁻3। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। अब x प्लस वाई में x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, x बटा वाई आया था 9/16, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 9y/16। x का वैल्यू यहाँ पुट करो, हेंस x का वैल्यू पुट करोगे 9y/16 प्लस y इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर y निकालोगे 25/16 आ रहा है ना, और उसको दूसरे साइड में अगर भेजोगे तो ये हो जाएगा 16/25। कैलकुलेट कर लेना, इंटू 10⁻⁻3। 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 10⁻⁴, और यहाँ से वैल्यू अगर निकालोगे 25 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150 6.4 इंटू 10⁻⁴। हो गया बच्चों, y अपना निकल के चला आया। अगर y निकल के चला आया तो x बराबर क्या होगा, x बराबर था 9y/16, तो 9y/16 यानी 9 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁴/16 कितना हो जाएगा, 0.4 बार में कटेगा, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁴। ये दोनों आ गया, x और y आ गया। अगर तुमको ये पता करना है कि इसमें से कौन किसके बराबर है तो देखो उसमें भी आइडिया दे ही देते हैं। ऊपर वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखो तो यहाँ पे देखो ऊपर में तुमने लिया था CH3COOH को, तो उसका कंजुगेट हमारा x होगा, यानी CH3COO माइनस जो है वो बराबर होगा x के। बेंजोइक एसिड का कंजुगेट यानी C6H5COO माइनस ये बराबर होगा y के, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो बराबर होगा x प्लस y के। तो x प्लस y कितना आया था आपका 10⁻⁻3, तो x प्लस की जगह पर रख दो 10⁻⁻3 मोलर, ये आ गया। x कितना आया है तो देखो x हमने निकाला 3.6 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁴, और y कितना आया तो y हमने निकाला था 6.4 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा आंसर आ गया, मैच करा लो। H प्लस है 10⁻⁻3, सही है। CH3COO माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁴, 3.6 इंटू 10⁻⁴, और ये वाला भी मैच कर गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये भी, ठीक है, नोट कर लो। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज हमने 2 एसिड का मिक्सचर देखा, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। जब 2 एसिड को मिक्स करोगे तो 2 ही केस पॉसिबल है, दोनों में से या तो दोनों वीक हो, नहीं तो एक वीक हो दूसरा स्ट्रांग हो। अगर दोनों स्ट्रांग होगा तो ये केस हमने पिछले क्लास में देख लिया था। पिछले क्लास में 2 स्ट्रांग एसिड का ही मिक्सचर देख लिया था, तो बचा हुआ था दोनों वीक हो जाए, चाहे एक वीक और एक स्ट्रांग हो जाए। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। जब एक वीक और एक स्ट्रांग हो तो इक्वेशन आया था Ka बराबर C1 प्लस एक्स बटा C2 माइनस एक्स, जहाँ पे ऊपर का जो C1 है वो स्ट्रांग एसिड का कंसेंट्रेशन है, नीचे का जो C2 है वो वीक एसिड का कंसेंट्रेशन है। अगर दोनों ही वीक एसिड है, तो हमारा इक्वेशन 2 आया था। एक आया था x बटा वाई इज इक्वल टू Ka1C1 बाई Ka2C2, और दूसरा आया था x प्लस वाई बराबर अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। तो कमांड रखना इन चीज़ों पे, जितना सवाल कराए हैं उसको फिर से एक बार कॉपी में जरूर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।